अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िक़्ह यानी कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे जो इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये मास्टर्स और ग्रेजुएशन के लिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो सिलेबस है इस्लामिक स्टडीज़ का ग्रेजुएशन के लिए और मास्टर्स के लिए, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। तो जो मेरी इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ है वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, सिलेबस वाइज ही हम चल रहे हैं, बिल्कुल मास्टर्स का भी एज़ वेल एज़ ग्रेजुएशन का भी। तो जो मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वीडियोज़, ये टॉपिक्स, और जो ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें फ़िक़्ह को समझना है, फ़िक़्ह क्या होता है, फ़िक़्ह के बारे में पढ़ना है और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो बहुत अच्छे से लिख कर आना है। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ़िक़्ह। इससे पहले मैं आपके साथ इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो था हदीस, और उससे पहले हम लोग कुरान भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी कुरान और हदीस से रिलेटेड हम बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पहले आप वीडियो देख लीजिए। अच्छा, और जिन लोगों ने इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस नहीं पता है आप लोगों को, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सिलेबस का भी। आप लोग सिलेबस जाकर पहले देख लेना कि सिलेबस क्या है इस्लामिक स्टडीज़ का, उसके बाद ये वीडियोस देखना, प्रिपेयर करना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जा करके देख लेना। देन यहाँ पे क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं फ़िक़्ह। फ़िक़्ह होता क्या है बेसिकली, फ़िक़्ह का मतलब क्या होता है, और इस्लाम में फ़िक़्ह टर्म जो यूज़ करी जाती है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, वो किस लिए यूज़ की जाती है, क्यों यूज़ की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ़िक़्ह। फ़िक़्ह मतलब इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है, पहले जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले इसका मीनिंग बताना है, और इस्लाम के जो पर्सपेक्टिव में हम यूज़ करते हैं फ़िक़्ह, ये हम क्यों यूज़ करते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। सो फ़िक़्ह मीन्स डिसर्नमेंट, नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की बहुत डीप नॉलेज होना, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना किसी भी चीज़ की। मतलब आप अगर कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की आपको नॉलेज गेन करनी है, तो वो क्या है, ये फ़िक़्ह होता है। फ़िक़्ह का मतलब होता है कि कुछ भी आपको नॉलेज अगर गेन करनी है, नॉलेज मतलब नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, तो ये जो होता है फ़िक़्ह का, ये जो जनरल मतलब होता है यहाँ पे वो डिस्कस किया यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन आपको यही लिखना है कि फ़िक़्ह का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि फ़िक़्ह मीन्स डिसर्नमेंट, नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, किसी भी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होना, उसे कहते हैं हम फ़िक़्ह, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या है कि अब हम इस्लाम में यूज़ करने हैं कि फ़िक़्ह जो है इस्लामिक एक टर्मिनोलॉजी के इसमें यूज़ किया जाता है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में फ़िक़्ह क्यों यूज़ किया जाता है, इस्लाम से रिलेट करके क्यों यूज़ किया जाता है। तो फ़िक़्ह जो है ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर इस्लामिक लॉ को कहा जाता है। इस्लामिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग होना, इस्लामिक लॉ के बारे में आपको पता होना, उसकी नॉलेज होना, लॉ के थ्रू इस्लाम को जानना कि इस्लामिक लॉज क्या क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फ़िक़्ह कहा जाता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। सो टेक्निकली इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिटेल्ड इस्लामिक सोर्सेज। अब जो कि यहाँ पे क्या है कि ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, यहाँ पे जो फ़िक़्ह है वो इस्लाम में, इसमें किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है इस्लामिक लॉ को। अब इस्लामिक लॉ जो है कहाँ से निकाला गया है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, उसकी नॉलेज जो डिटेल उसके अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से ली गई है, इस्लामिक सोर्सेज से। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिटेल्ड इस्लामिक सोर्सेज। अब ये इस्लामिक सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से हमें जो शरीयत है उसके बारे में पता चलता है कि ये लॉज हैं इस्लाम में, ये सारी चीज़ें हैं, ये गुनाह है, ये सवाब है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया तो उसके लिए सज़ा क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, जो इस्लामिक सोर्सेज हैं वहाँ से पता चलते हैं। अब इस्लामिक सोर्सेज कौन सी हैं, इस्लामिक सोर्सेज हैं कुरान एंड हदीस। ये प्राइमरी सोर्सेज हैं, बेसिक सोर्सेज हैं। अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कुरान और हदीस के अलावा और कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हम एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचते हैं, हम एक कानून बनाते हैं जिसके बाद, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लाम थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ पे जो सिंपल था, पहले तो ये बताना है आपको कि फ़िक़्ह का मतलब क्या होता है। फ़िक़्ह का मतलब होता है डिसर्नमेंट, नॉलेज होना किसी चीज़ की, डीप अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी चीज़ की, उसे कहते हैं फ़िक़्ह। देन उसके बाद यहाँ पे कि टेक्निकली इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिटेल्ड इस्लामिक सोर्सेज एंड द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लाम थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ पे क्या है, टेक्निकली जो ये टर्म यूज़ की जाती है फ़िक़्ह इस्लामिक पर्सपेक्टिव में,
तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इस्लामिक लॉ के लिए। इस्लामिक लॉ जो कि हमें इस्लामिक सोर्सेज से पता चलते हैं। इस्लामिक सोर्सेज कौन कौन से हैं? कुरान, हदीस, इजमा, कयास। तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, कि जो नॉलेज जो आप मिल लेते हैं, जो लेने का जो ज़रिया है आपके पास, प्रोसेस जो है, ठीक है, ज़रिया क्या है आपको? इस्लामिक सोर्सेज ज़रिया है, कुरान है, हदीस है, ठीक है। अब ये जो है इसका जो प्रोसेस है पूरा नॉलेज को गेन करने का, इस्लाम की नॉलेज आपको होने का, इस्लाम की नॉलेज अगर आप सीख रहे हैं, इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लाम को अगर आप इस्लामिक लॉ के थ्रू जानना चाह रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम फ़िक़्ह कहेंगे। सिंपल सा क्या है कि इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जो शरिया है हमारा शरिया लॉ है, उसे कहते हैं फ़िक़्ह। जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में फ़िक़्ह यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? इस्लामिक लॉ के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे ये चीज़ थी, तो ये आपको पूरा मेंशन करना है। देन अब नेक्स्ट है, होली कुरान इज़ ऑल्सो यूज्ड दिस वर्ड इन जनरल मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब कुरान में भी जो है फ़िक़्ह वर्ड, यहाँ पे जो है होली कुरान इज़ ऑल्सो यूज्ड दिस वर्ड मतलब फ़िक़्ह, कि फ़िक़्ह की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस वर्ड मतलब क्या होगा? कौन सा वर्ड? फ़िक़्ह। तो यहाँ पे फ़िक़्ह की बात हो रही है कि कुरान में भी फ़िक़्ह वर्ड जो है वो जनरल मीनिंग में यूज़ किया गया है। किस चीज़ का जनरल मतलब? किस चीज़ की जनरल मीनिंग? जनरल मीनिंग किस चीज़ की? अंडरस्टैंडिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड यूज़ किया गया है कुरान में, क्या? फ़िक़्ह, ठीक है। देन यहाँ पे कुरानिक वर्ड्स जो है ये थोड़ा सा, अच्छा, जो ग्रेजुएशन वाला है ना वो ये स्किप भी कर सकते हैं, पर मास्टर वाले ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़कर आ चुके होते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कुरानिक वर्ड्स लियाता फ़काहु फ़ी दीन दैट दे मे गेन अंडरस्टैंडिंग इन रिलीजन, कि अंडरस्टैंडिंग होना रिलीजन की। तो ये जो है ये अराबिक है, ठीक है, ये अराबिक वर्सेस है, कुरान की वर्सेस है, लियाता फ़काहु फ़ी दीन, और ये जो है ये इसका मतलब है दैट दे मे गेन अंडरस्टैंडिंग इन रिलीजन। सो ये जो है ये यहाँ पे ये किस टर्म में यूज़ किया गया है कि कुरान में क्या चीज़ मेंशन है? बेसिकली फ़िक़्ह अंडरस्टैंडिंग के इसमें मेंशन है, और कुरान में जो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं वो कौन से मेंशन किए गए हैं? लियाता फ़काहु फ़ी दीन। इट डिपिक्ट्स एट प्रॉफिट्स टाइम द वर्ड फ़िक़्ह कवर्स अ वाइडर सेंस। अच्छा, और जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि फ़िक़्ह किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि फ़िक़्ह कहा जाता है इस्लामिक लॉ को, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को। सिर्फ हम जो अभी बात करते हैं फ़िक़्ह की, वो क्या बात करते हैं कि फ़िक़्ह क्या होता है? फ़िक़्ह होता है इस्लामिक लॉ। पर रसूल अल्लाह के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो फ़िक़्ह यूज़ किया जाता था, फ़िक़्ह वर्ड, ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉ के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, ये सिर्फ शरीयत के लिए लॉ, जो वर्ड है शरीयत के लिए या फिर जो इस्लामिक लॉ है इसके लिए फ़िक़्ह वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। फ़िक़्ह वर्ड यूज़ किया जाता था एक ब्रॉडर सेंस में, एक वाइडर सेंस में, यानी कि जो थियोलॉजिकल हो गया पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, लीगल जो वहाँ पे मैटर्स होते थे, उन सारी चीज़ों को मिला करके जो ये सब एक ही जगह होती थी ना, मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे कि अब लॉ की भी अगर हम बात करें तो आज क्या है हमारे पास कि सिर्फ कानून जो है, इस्लाम का जो कानून है, जो शरिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ़िक़्ह। पर रसूल अल्लाह के टाइम पे जो हर चीज़ के लिए जो है, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़िक़्ह का वर्ड, जो फ़िक़्ह वर्ड है उसका यूज़ किया जाता था, चाहे वो थियोलॉजिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो, या फिर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो, लीगल नॉलेज हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, या फिर इकोनॉमिक नॉलेज हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए फ़िक़्ह वर्ड यूज़ किया जाता था। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट डिपिक्ट्स एट प्रॉफिट टाइम्स द वर्ड फ़िक़्ह कवर्स अ वाइडर सेंस और ब्रॉडर सेंस, दैट इज़ थियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल। देन अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाला आप लोग पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ ये 3 लाइन जो हैं ये स्किप अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ल्यूसिड वे में मैंने यहाँ पे नोट्स पूरे तैयार करे हैं, पूरा आंसर जो है फ्रेम किया है, तो आपको स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ये वाली जो 3 लाइनें ये स्किप कर सकते हैं, पर ये वाली ज़रूर लिखना, इट डिपिक्ट्स एट प्रॉफिट्स टाइम द वर्ड फ़िक़्ह कवर्स अ, या फिर सिर्फ यहाँ से लिख देना द वर्ड फ़िक़्ह कवर्स अ वाइडर सेंस दैट इज़ थियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल। कि प्रॉफिट के टाइम पे जो है फ़िक़्ह वर्ड बहुत ही वाइडर सेंस में यूज़ किया जाता था, थियोलॉजी केस में, पॉलिटिकल के अंडरस्टैंडिंग केस में, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो या लीगल अंडरस्टैंडिंग हो, इन सब चीज़ों के लिए फ़िक़्ह वर्ड का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे जो है ये बहुत ही बेसिक था कि फ़िक़्ह का मतलब होता है नॉलेज या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग। इस्लाम के इसमें किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, इस्लामिक लॉ के पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता है फ़िक़्ह वर्ड जो है। देन कुरान में जो है ये वर्ड मेंशन किया गया है अंडरस्टैंडिंग के इसमें,
और जो कुरानिक वर्ड्स हैं, जो कुरान में वर्ड्स बेसिकली यूज़ किए गए हैं वो है लियाता फ़क़ाहु फ़ी दीन, जिसका मतलब होता है कि आपको रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग होना। और प्रॉफिट के टाइम पे जो फ़िक वर्ड है ये एक वाइडर जो पूरा सेंस था, वाइडर सेंस में यूज़ किया जाता था, काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती थी फ़िक के अंदर। आज जो हम फ़िक यूज़ करते हैं वो सिर्फ इस्लामिक लॉ के लिए करते हैं, पर प्रॉफिट के टाइम पे, रसूल अल्लाह के टाइम पर जो फ़िक वर्ड यूज़ किया जाता था वो थियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, इकोनॉमी, लीगल, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए फ़िक वर्ड यूज़ किया जाता था। तो ये जो था ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, द स्टडीज़ ऑफ फ़िक आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इंटू उसूल अल फ़िक और प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, जो फ़िक की स्टडीज़ हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई हैं कि जो फ़िक की स्टडीज़ कैसे करते हैं। एक तो उसूल अल फ़िक होता है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, और सेकंड क्या होता है कि मेथड क्या है, जो लीगल प्रोसेस है इस्लाम का वो पूरा मेथड क्या है, द मेथड्स ऑफ द लीगल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड फुरू अल फ़िक। ठीक है, तो फुरू अल फ़िक या द ब्रांचेस ऑफ फ़िक जिसे कहा जाता है, एंड द एलेबोरेशन ऑफ रूलिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। उसके बाद जो कोई भी हम एक जो डिसीजन निकलता है कि ठीक है कोई गुनाह किया है तो उसके लिए क्या सज़ा मुकर्रर की गई है, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करके कि अगर हम ये सज़ा रखेंगे तो इससे किसका नुकसान हो गया, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये गलत है या सही है, तो वो सारी चीज़ें एक जो फाइनल डिसीजन पे पहुंचना, ये जो इंटरप्रिटेशन निकालना कुरान से, हदीस से लेकर के सोर्सेज, क़ियास से, इजमा से, क़यास से, इजमा से, तो इन सारी सोर्सेज से जब हम एक फ़ाइनल डिसीजन निकालते हैं तो उसे कहते हैं फुरू अल फ़िक। एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन निकालना, जो मेथड है, लीगल मेथड जो है वो क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें पढ़ाई जाती है द ब्रांचेस ऑफ फ़िक में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग चाहें ना तो ये वाला पैराग्राफ आप लोग स्किप कर सकते हैं, ये वाला पैराग्राफ जो है ये आप लोग स्किप कर सकते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मास्टर्स के लिए दे रहे हैं तो फिर याद करना है। ग्रेजुएशन वालों के लिए ये सिर्फ कि आप लोग ये पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बेसिकली स्टडीज़, मैंने सोचा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऐड कर दूँ, क्योंकि मास्टर्स वाले भी तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ़िक की स्टडीज़ होती है वो ट्रेडिशनली जो डिवाइड की गई है वो दो पार्ट्स में की गई है। एक तो उसूल अल फ़िक या फिर जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, एक सेकंड क्या है कि मेथड ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन या फिर फुरू अल फ़िक या फिर जिसे हम ब्रांचेस ऑफ फ़िक कहा जाता है। तो ये वाला पैराग्राफ जो है ये स्टडी से रिलेटेड है, जो फ़िक की स्टडीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हमारे पास है ओरिजिन ऑफ फ़िक। अब ओरिजिन ऑफ फ़िक जो है कि फ़िक की, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की, शरिया की, इस्लामिक लॉ की जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कब से स्टार्ट हुआ, क्या ओरिजिन रहा उसका। तो ओरिजिन क्या होगा, रसूल अल्लाह के टाइम पे ही कुरान है, हदीस है, उसी टाइम से क्या है कि केसेस आ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होंगे जिस पे कोई सज़ाएँ सुनानी पड़ती होगी, कुछ भी सज़ाएँ मुकर्रर करनी पड़ती होगी। गुनाह उस वक्त भी होते थे जब रसूल अल्लाह थे, तो ओरिजिन जो है वो रसूल अल्लाह के टाइम से ही है। ठीक है, द बिगनिंग ऑफ फ़िक वर काउंटेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम फ्रॉम फर्स्ट नबवी टू द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 11 हिजरी। द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ कस्टमरली डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन तो रसूल अल्लाह के टाइम से ही है, जब वो ज़िंदा थे, जब वो हयात से थे। तो जो ओरिजिन है फ़िक का उसी टाइम से स्टार्ट हुआ इस्लामिक लॉ कि इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम सज़ाएं दें किसी को, किसी ने कोई गुनाह किया है बहुत बड़ा, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इस्लाम के अकॉर्डिंग, अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी सज़ाएं मुकर्रर की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने वाला कौन था, हमारे पास जो हमारे नबी थे, आखिरी नबी, हमारे रसूल जो थे, वो हमें बताया करते थे कि अल्लाह ने किस चीज़ के लिए कौन सी वही आई है। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने वही मेंशन करी थी। कुरान में आपके पास मौजूद है, आज ओरिजिनल फॉर्म जो है वर्सेस का वो सब आपके पास मौजूद है। तो कुरान में हर चीज़ मौजूद है कि किस तरीके से सोसाइटी चलनी चाहिए, सोसाइटी नहीं चलनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, और किस गुनाह के लिए कौन सी सज़ा मुकर्रर की गई है। तो ये प्रॉफिट के टाइम से ही आ रहा है। तो जो इसका फर्स्ट फेज़ जो बिगनिंग माना जाता है फ़िक का, इस्लामिक लॉ का, वो कहाँ से काउंट किया जाता है, ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम फ्रॉम फर्स्ट नबवी टू द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फर्स्ट फेज़ जो काउंट होता है ना, वो फर्स्ट नबवी से लेकर के कहाँ तक काउंट होता है, 11 हिजरी तक। अच्छा, फर्स्ट नबवी किसे कहते हैं,
फर्स्ट नबवी और फर्स्ट हिजरी, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। इस पर एक मैं अलग से 2 मिनट की वीडियो बना दूँगी, पर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ नबवी क्या होता है। नबवी, फर्स्ट नबवी कौन सा ईयर कहा जाएगा? जिस साल रसूल अल्लाह को नबूवत मिली थी, यानी कि 610 AD। 610 AD जो है यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट नबवी। और फर्स्ट हिजरी जो हुई स्टार्ट, वो कब हुई? जो हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हिजरी जो हम बोलेंगे वो कौन सा है? फर्स्ट हिजरी काउंट होता है कहाँ से? माइग्रेशन से। माइग्रेशन टू मदीना, जो मदीना माइग्रेट कर गए थे रसूल अल्लाह अपने कंपेनियंस के साथ, सहाबास के साथ, तो वो कब हुआ था? 622 में। तो 622 से जो है फर्स्ट हिजरी काउंट किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट नबवी कब काउंट किया जाता है? जब रसूल अल्लाह को पहली बार वही नाजिल की गई थी 610 में। आई होप आपको नबवी और हिजरी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बिगनिंग है फ़िक्र की, वो कब से काउंट की जाती है? रसूल अल्लाह के हयात से जब आप थे तब से काउंट की जाती है फ़िक्र की बिगनिंग, फ्रॉम फर्स्ट नबवी। वो भी कब से? फ्रॉम फर्स्ट नबवी से, यानी कि 610 AD से। 610 AD से लेकर कब तक? 632 AD तक। 632 AD। 632 AD में रसूल अल्लाह पर्दा फरमा गए थे, 632 AD में। और जो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से था वो था 11 हिजरी, ठीक है। Then the history of Islamic jurisprudence is customarily divided into 5 phases। जो ये पूरी हिस्ट्री है, ओरिजिन ऑफ फ़िक्र जो है कि फ़िक्र किस तरीके से डेवलप्ड हुआ है धीरे धीरे, और प्रॉपर एक शरिया के रूप में जो हमारे पास, एक शरिया लॉ के रूप में जो हमारे पास एक लॉ है, इस्लामिक लॉ, तो उसकी जो डेवलपमेंट की स्टोरीज़ हैं वो 5 फेजेस में काउंट किया जाता है। जो डेवलपमेंट हुआ है उसका 5 फेजेस में हुआ है टोटल। फर्स्ट फेज़ कौन सा है? फर्स्ट फेज़ जो है अभी आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट फेज़ और लास्ट फेज़। और बाकी के जो बीच के फेजेस हैं, बाकी 3, ये आप एडमिशन के बाद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पूरा अलग से आपके पास पेपर होगा इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई जाएंगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप फर्स्ट फेज़ आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो टोटल है, अच्छा ये वाला लाइन ज़रूर लिखना कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये 5 फेजेस में डिवाइडेड है। देन आपको 5th फेज़ पता होना चाहिए। द 5th फेज़ ऑफ फ़िक्र वर काउंटेड फ्रॉम 400 हिजरी। 400 हिजरी से लेकर के अब तक, 400 हिजरी टू स्टिल, जो 5th फेज़ है वो अब तक गिना जाता है। 400 हिजरी से लेकर के अब तक का टाइम जो है, प्रेजेंट टाइम जो है, अब तक के टाइम को हम क्या, ये 5th फेज़ में ही चला आ रहा है। देन इन दिस फेज़ सो मैनी एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ फ़िक्र आर एस्टैब्लिश्ड। अब 5th फेज़ में, यानी कि जो लास्ट फेज़ है, 5th फेज़ है, इसमें क्या हुआ, बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं वो डेवलप्ड हुए, वो एस्टैब्लिश्ड हुए। बहुत सारे मदरसे जिसे हम कह लें आज, और जैसे बाहर बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं फ़िक्र के लिए बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो कौन से इसमें हुआ है? 5th फेज़ में हुआ है। क्योंकि 5th फेज़ में पहले क्या था, पहले जो इस्लामिक लॉ था, जो शरिया था, वो कहाँ तक महदूद था? सिर्फ जो कि मदीने तक, मक्के तक, सऊदी तक, या फिर जो आसपास के एरिया थे। पर 5th फेजेस में क्या हुआ कि धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने लगे। जो उस वक्त के जो बादशाह हुआ करते थे, उस वक्त की जो डायनेस्टीज़ हुआ करते, डायनेस्टीज़ जो रूल कर रही थी, वहाँ के जो बादशाह थे, उन लोगों ने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम किया, जो कि बहुत ही एक कहा जाता है कि बहुत ही एक इस्लाम के इसमें जिसे एक तरक्की कह लीजिए कि एक आई, क्योंकि एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होने लगी लोगों को हर चीज़ की, इस्लाम की। अब की बात अलग है, अब कुछ नहीं पता होता लोगों को, पर ये वाला जो फेज़ जब स्टार्ट हुआ था 400 हिजरी से, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ही एक चमकता हुआ सितारा जिसे हम कह लें कि इस्लाम उस वक्त इतनी ज़्यादा बुलंदी पर था, पर अब नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, पर उस वक्त बहुत ज़्यादा बुलंदी पर था, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लोगों को जानने में कि क्या चीज़ें हैं, हम भी सीखें, हम भी समझें, लोगों को बताएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डेवलप हुई थी। अब क्या है नेक्स्ट कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हमारे पास इस्लामिक लॉ तो मौजूद है, हमारे पास फ़िक्र है, शरिया है, हमारे पास शरिया लॉ है, पर ये एक तरीके से हम डायरेक्ट हमने एक कानून कैसे बना दिया।
तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं बनाया। ये जो सोर्सेज हमने लिए गए हैं कहाँ से, कि डायरेक्ट हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी किसी ने भी नहीं लिख दिया है कि ये जो है ये सारी चीज़ें शरिया लॉ में होगी, ऐसा नहीं है। ये जो सोर्सेज रहे हैं फ़िक़्ह के वो कहाँ से रहे हैं, जो हमारी कुरान है, हदीस है। तो इन सारी चीज़ों से जो बड़े बड़े उलमा इकराम थे उस वक्त, उनके जो डिसीजंस थे कुरान हदीस को पढ़ करके, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला, तो उन सारी चीज़ों को मिला करके एनालाइज़ किया गया और उसके बाद डिस्कस की गई सारी चीज़ें, उसके बाद एक प्रॉपर लॉ तैयार किया गया। तो यहाँ पे क्या है, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ फ़िक़्ह। तो अब सोर्सेज क्या क्या हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ फ़िक़्ह आर यूज्ड बाय इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस टू एलेबोरेट द बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ विच आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज हैं, वेरियस सोर्सेज हैं जो कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ने, उलमा इकराम ने यूज़ करी हैं इस्लामिक लॉ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। पर जिसको डिवाइड किया गया मेनली क्या है, 2 सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्राइमरी सोर्सेज में आता है कुरान एंड सुन्ना या फिर जिसे हम कह लें हदीस, ठीक है, कुरान हदीस या फिर कुरान सुन्ना। तो कुरान और सुन्ना जो है ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये बिल्कुल बेसिक है जहाँ से हमें पता चलता है। देन सेकेंडरी सोर्सेज। अब सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, ये इजमा एंड क्यास ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पहले हम प्राइमरी सोर्सेज डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या होते हैं। अब प्राइमरी सोर्सेज जो है यहाँ पे वो क्या है, सबसे पहले कुरान। तो कुरान हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज है। सबसे पहला जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, कुरान। द कुरान इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के लिए जो सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है, कुरान जो है वो, एक मिनट, द कुरान इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ देन बिलीव टू बी द डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड एज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू एंजल जिब्राइल इन मक्का एंड मदीना। द स्क्रिप्चर specifies the moral, philosophical, political, social and economic basis on which a society should be constructed। अच्छा, ठीक है। तो कुरान जो है हमारे पास क्या है, सबसे बेसिक सोर्स है, सबसे प्राइमरी सोर्स है कुरान, और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को, इस्लामिक लॉ को समझने के लिए, या फिर जो पूरा फ्रेम किया गया लॉ उसको फ्रेम करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, सबसे पहली चीज़ कुरान थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी। कुरान जो है वो क्या है, वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है जिसमें एक सोसाइटी किस तरीके से रन करनी चाहिए, एक सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, फिलोसॉफिकल, मॉरल क्या क्या होने चाहिए, एथिक्स, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, सोशल सिस्टम कैसा होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है सोसाइटी में, क्या चीज़ सही है सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुरान में आपको मौजूद है, सारी चीज़ें। ये जो, अच्छा, यहाँ पे जो ये थोड़ा सा कुरान का डिस्क्रिप्शन है लिखा हुआ कि कुरान जो है वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है, रसूल अल्लाह पर भेजी गई थी, जो कि एंजल जिब्राइल के थ्रू, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू वही आती थी। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे मक्का और मदीना में। मक्का में भी काफ़ी सारी वही उतारी गई है रसूल अल्लाह पे, और मदीना में भी काफ़ी सारी वही उतारी गई हैं। अब द स्क्रिप्चर्स स्पेसिफाइज द मॉरल। अब यहाँ पे क्या है कि कुरान स्पेसिफाई करता है क्या क्या चीज़, मॉरल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑन विच अ सोसाइटी शुड बी कंस्ट्रक्टेड। जो एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, कोई भी सोसाइटी बननी चाहिए, तो उसके बेसिस क्या क्या होने चाहिए, मॉरल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जो बेसिस है इन सब से रिलेटेड, इन सब टॉपिक के जो बेसिस हैं वो क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन है कुरान में। तो अगर अब कोई चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी में तो उसके लिए क्या सज़ा मुकर्रर की गई होगी, तो ये भी कुरान में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें लेकर के एक क्या इंटरप्रिटेशन निकाला गया है, उसको एनालाइज़ किया गया है, उसके बाद एक इस्लामिक लॉ पूरा फ्रेम किया गया है। देन अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है हमारे पास, सुन्ना या फिर आप हदीस भी क्या लीजिए। द सुन्ना इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स एंड इज़ कॉमनली डिफाइंड एज द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द वर्ड्स, एक्शंस एंड साइलेंट असर्शन ऑफ हिम। यानी कि सुन्ना क्या होती है, अब सुन्नत हम बोलते हैं कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या कहा जाता है कि ये सुन्नत है, या हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं तो सुन्नत नमाज भी पढ़ी जाती है। तो ये क्या है कि सुन्ना जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। अब सुन्ना है क्या, सुन्नत का मतलब जो बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मतलब जो उन्होंने कहा, ठीक है, जो उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में,
जो उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी पूरी गुजारी, उनके चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, कि अखलाक अच्छे होने चाहिए लोगों से। क्या कहा जाता है इस्लाम में कि मुस्कुरा कर मिलो, वो सुन्नत है, सवाब मिलेगा। तो क्या है, ये जो रसूल अल्लाह करते थे, अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारते थे, वो किसी से मिलते थे तो मुस्कुरा कर मिलते थे। तो उनके वर्ड्स जो हैं, उनके एक्शंस जो हैं, जो उन्होंने किया, जो उनके साइलेंट एजर्शन है, मतलब अगर कोई सहाबा, किसी सहाबा ने कुछ किया, कोई काम, वो सही है, अगर किसी ने पूछा रसूल अल्लाह से कि रसूल अल्लाह जो इन्होंने किया है वो सही है या नहीं है, अगर उन्होंने अपनी ज़ुबान से या उन्होंने ख़ुद अपने हाथ पैर से कोई इशारा नहीं दिया, बस अगर उन्होंने आँखों से इशारा दे दिया या बगैर ज़ुबान से कहे उन्होंने सिर्फ सर हिला दिया, तो उसे क्या कहा जाता है, साइलेंट असर्शन। मतलब उन्होंने वर्ड्स या फिर एक्शंस के थ्रू नहीं बताई है वो चीज़, उन्होंने अपना सर हिलाकर बताया है या फिर आँखों के इशारों से बताया है, तो उसे क्या कहा जाता है, साइलेंट असर्शन ऑफ हिम। यानी कि जो उन्होंने एक क्या कहते हैं, परमिशन दे दी है कि हाँ, अगर कोई चीज़ ये कर रहे हैं, कोई सहाबी अगर किसी ने पूछ लिया ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो रसूल अल्लाह अगर सर हिला देते हैं, मतलब जो उन्होंने मतलब अपने सर से ही इशारा कर दिया, अपनी नज़रों से इशारा कर दिया कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो वो चीज़ भी क्या हो जाती है, एक सुन्नत में आ जाती है कि रसूल अल्लाह ने इस चीज़ को मंजूरी दी थी या ये काम किया था। ठीक है, इट इंक्लूड्स द एवरीडे सेइंग्स एंड अटरेंसेज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज एक्ट्स, हिज स्ट्रेट कंसेंट एंड एक्नॉलेजमेंट, स्टेटमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो वही मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पे यही लिखा है कि सुन्नत का मतलब क्या होता है, जो एक्शंस किए हैं रसूल अल्लाह ने, जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जो उन्होंने बताया है अपने मुँह से लोगों को चीज़ें, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार कर लोगों को दिखाई है कि इस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। जो साइलेंट असर्शन रहे हैं, मतलब जो उनकी परमिशन रही है किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी ने पूछा कि ये सही है या गलत, आपकी तरफ से परमिशन है या नहीं है, रसूल अल्लाह ने उसको परमिट कर दिया, तो वो भी क्या है, वो भी सुन्नत में मानी जाती है कि ये रसूल अल्लाह की ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं। तो ये क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। तो इसमें से जो अच्छा सुन्नत को जो लिया गया रेफरेंस कुरान के बाद, तो वो हदीस में से लिया गया। हदीस में चीज़ें मेंशन है, बहुत सारी जो हदीसें वो मेंशन है कि रसूल अल्लाह ने ये किया, वो किया। डिफरेंट सहाबीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन करते हुए नज़र आते हैं, बताते हुए नज़र आते हैं कि क्योंकि सहाबा बहुत सारे थे, तो हर वक्त हर सहाबी रसूल अल्लाह के पास नहीं रहता था। तो जिस वक्त जो सहाबी रसूल अल्लाह के साथ रहते थे, रसूल अल्लाह ने कुछ ऐसा काम किया, कुछ उन्हें अपने मुंह से कुछ बातें बताई, कुछ वाक़यात बताए कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने वो चीज़ें क्या करी, नोट डाउन करी। तो वही आज हमारे पास, वही सारी चीज़ें हमारे पास एक हदीस के फॉर्म में मौजूद है। जो रसूल अल्लाह की सेइंग्स थी, जो रसूल अल्लाह के एक्शंस थे, वो सारी चीज़ें हदीस में मौजूद है, जिसे हम सुन्नत कहते हैं। तो कुरान के बाद ये जो सेकंड सोर्स है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रसूल अल्लाह ने ये काम किया तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो इसे क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया, किसके लिए, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, इस्लामिक लॉ के लिए, कि किस चीज़ को मंजूरी दी है, किस चीज़ को मंजूरी नहीं दी है, रसूल अल्लाह क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्यों करते थे। ठीक है, तो क्यों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, हर चीज़ मेंशन की गई है हदीस में। अब हदीस और कुरान से जो है इंटरप्रिटेशन निकाल के, एक एनालाइज़ करके, दोनों चीज़ों को पढ़ करके, कुरान पढ़ी गई, हदीस पढ़ी गई, फाइनली उसका एनालाइज़ किया गया कि बेसिकली कहना क्या चाहते हैं और इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें एक जो है एक फ़ाइनल डिसीजन पर पहुँच कर एक जो पूरा शरिया लॉ पूरा फ्रेम किया गया। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स जो है, ये इस्लामिक लॉ के लिए प्राइमरी सोर्सेज माने गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है, अच्छा यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, यही सुन्नत के बारे में अगर आप चाहें तो ये पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये जनरल नॉलेज के लिए बस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग द सुन्ना एज ए सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कैन बी फाउंड इन द कुरान कमांड मुस्लिम्स टू। अच्छा, अब जो ये जस्टिफिकेशन है कि ये जस्टिफाई किया गया है, ये बताया गया है कि जो सुन्नत है, जो रसूल अल्लाह के वर्ड्स हैं, एक्शंस है, जो उनका साइलेंट एजर्शन है, वो आपको मानना है। वो सोर्स जो माना गया है इस्लामिक लॉ का, वो कहाँ से मिलता है, हमें कुरान से मिलता है। कि हमने पहले कुरान पढ़ी, अब उसके बाद हमने सेकंड सोर्स क्या लिया, सुन्नत ली या फिर हदीस ली। तो हमने क्यों उस चीज़ को सेकंड सोर्स रखा गया, क्योंकि ये चीज़ कुरान में मेंशन की गई है। कुरान में मेंशन किया गया है कि आपको रसूल अल्लाह की हयात में भी और उनके पर्दा फरमाने के बाद भी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है, जो उन्होंने एक्शंस किए हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, जो लोगों को बताया है उन्होंने, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो इसका क्या कहते हैं, इसका जस्टिफिकेशन क्या देता है, कुरान हमें इस चीज़ का जस्टिफिकेशन देता है कि सुन्नत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रसूल अल्लाह ने किया है वो आपको उनकी पर्दा फरमाने के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू रखनी है।
तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। और सेकंड प्राइमरी सोर्सेज जो है वो सोर्स जो है क्या है, सुन्नत है। द कुरान कमांड, अब कुरान क्या कहता है कि कुरान कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है मुस्लिम्स को कि टू फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड इट क्लियर दैट हिज ट्रेडिशंस अलॉन्ग विद द कुरान शुड बी फॉलोड आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पे क्या है कि कुरान के साथ साथ रसूल अल्लाह ने खुद ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दी थी पर्दा फरमाने से पहले कि मेरी ज़िंदगी में ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रसूल अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ही क्या मेंशन कर दिया था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड इट क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दिया था, ये साफ बता दिया था कि उनके जो ट्रेडिशंस हैं कुरान के साथ साथ, मतलब जो कुरान वो बता रहे हैं, जो वर्सेस अल्लाह की तरफ से आ रही हैं उसके साथ साथ वो एक अलग चीज़ है, वो सीधे डायरेक्ट अल्लाह ताला का फरमान है, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला का मैसेज है। उसके अलावा जो चीज़ रसूल अल्लाह कर रहे हैं, जो एक्शंस कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमें उनके पर्दा फरमाने के बाद भी फॉलो करनी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे बेसिक एग्जांपल है कि कहा जाता है आप मुस्कुरा कर मिलिए, वो भी सुन्नत है, वो भी सवाब है। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह जो है वो सबसे मुस्कुरा कर मिलते थे, बहुत अखलाक से मिला करते थे। अखलाक से बात करिए, मोहब्बत से बात करिए। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चीज़ सुन्नत है। अगर हम किसी से बदतमीज़ी से बात करते हैं तो सामने वाले को भी तकलीफ़ होगी, तो किसी को हर्ट करना क्या है, बहुत ज़्यादा गुनाह है। तो ये चीज़ें हमें क्या बताई, ये चीज़ें हमें रसूल अल्लाह ने पहले ही बताई हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से जी है कि वो जिसको मिलते थे बहुत मोहब्बत के साथ मिला करते थे, अपने दुश्मनों से भी बहुत मोहब्बत के साथ मिला करते थे। और वही चीज़ हमें भी करनी है आगे, यही चीज़ हमें बताई गई है कुरान में भी, और रसूल अल्लाह ने ख़ुद भी ये चीज़ हमें अपने हयात में ही बता दी थी। जब वो हयात से थे तभी ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी थी, लोगों से कह दिया था कि उनके जाने के बाद भी, उनके पर्दा फरमाने के बाद भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहनी है, मुसलमानों को इसी तरीके से जीना है। अब यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज में भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इजमा और कियास। अच्छा, ये जो है ये मास्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों ने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ, बस एक छोटा सा 2 लाइन में जो है ये इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इजमा क्या होता है और कियास क्या होता है। तो आपको यही लिख के आना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो है इजमा क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजमा और कियास। अब इजमा क्या है, इजमा और कंसेंसस अमंगस्ट मुस्लिम्स ज्यूरिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर लीगल इशू कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अब क्या है ये इजमा, मतलब कि कुरान को और हदीस को पढ़ने के बाद पूरा जो इस्लामिक जो उलमा इकराम थे, उन लोगों ने क्या किया, जब कुरान पढ़ी, हदीस पढ़ी, जिस वक्त क्या हो रही थी, जिस वक्त इस्लामिक लॉ या फिर शरिया लॉ फ्रेम किया जा रहा था, एक पूरा लॉ जो है वो तैयार किया जा रहा था, तो उस वक्त बस कुछ ही उलमा इकराम थे, क्योंकि इस्लाम उस वक्त इतना नहीं स्प्रेड हुआ था दुनिया भर में, सिर्फ सऊदी तक महदूद था या फिर उसके आसपास के एरिया में। तो उस वक्त क्या था, इजमा पॉसिबल था। अब इजमा होता क्या है और इजमा आज के टाइम पे पॉसिबल क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। इजमा क्या होता है बेसिकली कि जितने भी उलमा इकराम थे, अब उन्हें क्या करना था, इस्लामिक लॉ पूरा प्रिपेयर करना था, पूरा फ्रेम करना था। तो इस्लामिक लॉ को फ्रेम करने के लिए उन्हें सबसे पहले उन्होंने कुरान पढ़ी, उन्होंने फिर हदीस पढ़ी, फिर दोनों चीज़ों को पढ़ करके एक फ़ाइनल डिसीजन निकाला गया। अब वो फ़ाइनल डिसीजन निकाला गया, डिफरेंट उलमा इकराम थे उस वक्त, कुछ ही उलमा इकराम थे उस वक्त, उन सब लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद एक फ़ाइनल डिसीजन लिया गया। अब इजमा क्या है, इजमा बेसिकली ये है कि उन लोगों ने जब कुरान और हदीस पढ़ ली तो सबकी जितने भी उलमा इकराम थे उनकी एक मीटिंग हुई, मतलब सब लोग इकट्ठा हुए एक साथ, जितने भी उलमा इकराम थे, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा इस्लाम जो है पूरी दुनिया में नहीं था, सिर्फ सऊदी और उसके आसपास के ही मुल्कों में महदूद था। तो वहाँ से पॉसिबल हो गया था कि जितने भी उलमा इकराम हैं, कुछ ही उलमा इकराम थे कि वो इकट्ठा हुए और इन सारी चीज़ों पे, जितने भी इश्यूज़ हैं उन सब चीज़ों पे डिस्कस करें। कुरान को और हदीस को पढ़ने के बाद जो भी उन्होंने एनालाइज़ किया, जो भी इंटरप्रिटेशन निकाले, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करी। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लिया गया, जो मेजॉरिटी ऑफ उलमा इकराम ने जिस चीज़ को परमिट किया, जिस चीज़ की परमिशन दे कि अच्छा अब अगर किसी ने कोई गुनाह किया कि उसके लिए कौन सी सज़ाएं मुकर्रर होनी चाहिए, हदीस और कुरान को पढ़ करके उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला, उन्होंने जो एनालाइज़ किया, उसके बाद जो उन्होंने एक पूरा लॉ फ्रेम किया, तो जो मेजॉरिटी ऑफ उलमा इकराम थे जो उन्होंने परमिट किया, उसे क्या किया गया, एज ए मेंशन किया गया सज़ा, या फिर जो भी सज़ाएं मुकर्रर की गई या फिर जो भी ड्यूटीज़ है, जैसे किसी भी इंसान के लिए अब एनवायरनमेंट को भी बचाना है, ये भी है कुरान में, तो ये भी क्या, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ, ये भी इस्लामिक लॉ में मौजूद है।
तो ये जो इंटरप्रिटेशन निकाला सारे उलमा इकराम ने मिलकर के, अब उसमें से जो मेजॉरिटी ने बोला कि किस चीज़ को ज़्यादा परमिशन मिलनी चाहिए, क्या चीज़ वैलिड है, जिनके इंटरप्रिटेशन ज़्यादा वैलिड हैं, वो चीज़ मेंशन की गई। तो इजमा क्या था बेसिकली, इजमा जो था ये इंपॉर्टेंट सोर्स है इस्लामिक लॉ का। ये क्या था कि जितने भी उलमा इकराम थे उस वक्त मौजूद, क्योंकि कुछ ही थे तो पॉसिबल था कि सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोगों ने कुरान पढ़ी, सब लोगों ने हदीसें पढ़ी, सब लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन निकाले, सब लोगों ने एनालाइज़ किया और आपस में डिस्कस किया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर हम ये सज़ाएं मुकर्रर करेंगे, अगर हम ये चीज़ें लिखेंगे इस्लामिक लॉ में, इस तरीके से फ्रेम करेंगे, तो इसके क्या सोशल इम्पैक्ट होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही एक फ़ाइनल डिसीजन पर पहुंचा गया, जिसे कहा जाता है इजमा। इजमा क्या होता है बेसिकली कि सारे ही उलमा इकराम जितने भी मौजूद थे उन सब ने मिल करके जो कुरान और हदीस से इंटरप्रिटेशन निकाला, जो उन्होंने एक फ़ाइनल डिसीजन निकाला, उसे क्या किया गया इस्लामिक लॉ में, उसे मेंशन किया गया। इस्लामिक लॉ जो फ्रेम किया गया इन्होंने इजमा के बाद किया गया। ये सारी चीज़ें कि इजमा के बाद इजमा हुआ, डिसीजन लिया गया वहाँ पे कि किस तरीके से पूरा लॉ जो है वो फ्रेम किया जाएगा। उसके बाद एक पूरा इस्लामिक लॉ जो है वो तैयार किया गया। दैन मुस्लिम ज्यूरिस्ट प्रोवाइड सो मैनी वर्सेस ऑफ द कुरान दैट लेजिटिमाइज इजमा एज ए सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन। और आज के टाइम पे क्यों नहीं ये पॉसिबल इजमा, क्योंकि इस्लाम जो है वो दुनिया का सेकंड मेजॉरिटी जो है रिलीजन है, सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम है। तो दुनिया भर में कितनी बड़ी दुनिया है और इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट उलमा इकराम हैं, इतने सारे उलमा इकराम हैं। तो एक जगह इकट्ठा होकर के किसी भी डिसीजन पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पे कोई डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है कि दुनिया भर के सारे उलमा इकराम इकट्ठा होकर के किसी एक इशू पर कोई डिसीजन लें। तो ये चीज़ क्या है, ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। उस वक्त पॉसिबल थी क्योंकि सऊदी अरब और उसके आसपास के ही मुल्कों में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम महदूद था और कुछ ही उलमा इकराम थे। इस वजह से जो पूरा लॉ फ्रेम किया गया, जो पूरा इस्लामिक लॉ, जो पूरा शरिया हमारे पास मौजूद है, वो इनकी मेहनत है पूरी, जो इन्होंने कुरान और हदीस से जो पूरा इंटरप्रिटेशन निकाला गया है, जो पूरा एनालाइज़ किया गया है, उसके पास हमारे पास जो आज शरिया लॉ मौजूद है, वो सब जो डेवलपमेंट हुए हैं धीरे धीरे, ये सब इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब नेक्स्ट जो है कियास और एनालॉजिकल रीज़न। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपके साथ ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मतलब यहीं पे इजमा वाले में। अब ये क्या, ये थोड़ा सा अलग से क्यों ये किया गया है एनालॉजिकल रीज़न, कि मतलब द कियास और एनालॉजिकल रीज़न इज़ द फोर्थ सोर्स ऑफ शरिया फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द सुन्नी ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब जो कियास है ना वो सुन्नी और शिया सेक्ट है मुस्लिम्स में, तो जो सुन्नी मेजॉरिटी में है, तो सुन्नी लोग जो हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, फोर्थ सोर्स मानते हैं किसको, कियास को। और कितने शिया भी मानते हैं, पर काफ़ी सारे शिया इसको रिजेक्ट भी करते हैं कि ऐसा जो कियास है या फिर एनालॉजिकल रीज़न है, ये हम इस्लामिक लॉ के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं मानेंगे। तो काफ़ी सारी लोग जो हैं, काफ़ी सारे शिया जो हैं, शिया उलमा इकराम, वो इस चीज़ को रिजेक्ट भी करते हैं। पर जो कियास को जो परमिशन दी गई है, जो एज ए सोर्स माना गया है, इसे ये सुन्नी स्कॉलर्स ने माना है, सुन्नी ज्यूरिस्ट्स ने माना है। इट एम्स टू ड्रॉ एनालॉजीज टू अ प्रीवियसली एक्सेप्टेड डिसीजन। Then the general principle behind the process of qiyas is based on the understanding that every legal injunctions guarantees a beneficial and welfare satisfying objective। अब ये बेसिकली है क्या, ये एनालॉजिकल रीज़न जो है बेसिकली ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया इजमा किया, ठीक है, उसके बाद कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, उसके बाद इजमा हुआ, यानी कि इजमा हुआ, एक बैठक हुई पूरी जिसमें डिसीजन लिए गए, लॉ फ्रेम किया गया। अब यहाँ पे एनालॉजिकल रीज़न क्या है, अगर हम लॉ फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, अब उन्होंने कोई भी चीज़ मेंशन करी है, कोई सज़ाएं मुकर्रर करी हैं, तो वो क्यों करी गई हैं। तो एनालॉजिकल रीज़न जो है, क्या मतलब इसका, जो यहाँ पे मेंशन किया गया कियास, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ मेंशन की गई है, कोई भी चीज़ मुकर्रर की गई है, कोई भी सज़ाएँ मुकर्रर की गई है, कोई ड्यूटी मुकर्रर की गई है किसी के लिए, तो क्यों की गई है, उसका रीज़न क्या है, इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो क्या होगा, सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती है, ये होती है कियास। तो ये जो है, ये एनालॉजिकल रीज़न जो है, ये फोर्थ सोर्स है शरिया का, कि आपने सारी चीज़ें कर दी, ठीक है, आपने कुरान भी पढ़ लिया, आपने हदीस भी पढ़ लिया, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी निकाली, आपने उसको एनालाइज़ करके उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, आपने इजमा भी कर लिया, आप लोग साथ में बैठे सारे उलमा इकराम, आपने एक फ़ाइनल डिसीजन में ले लिया, आपने ये सज़ाएँ, ये चीज़ें, ये ड्यूटीज़ हर इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए मुकर्रर कर दी, हर मुसलमान के लिए, ठीक है। अब क्या है कि क्यों करना है, ठीक है, आपने मुकर्रर कर दिया, आपने वहाँ लिख दिया कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसके लिए क्या सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, तो आपने वो सज़ा वहाँ पे मुकर्रर कर दी।
ठीक है, पर क्यों करी, इसका जो सोसाइटल इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि आपने क्या दिया कि किसी ने गाली दी, ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने गाली दी और इसके लिए अगर आप सज़ा मुकर्रर कर दें कि अगर आपको किसी ने गाली दी आप उसका कत्ल कर दीजिए, तो ये यहाँ पे ये जो रीज़न है कि अगर आपको किसी ने गाली दी आप उसका कत्ल कर दीजिए बदले में, ये बिल्कुल वैलिड है, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो रीज़न जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर हम कोई भी सज़ाएं किसी के लिए मुकर्रर करें या कोई भी ड्यूटी हम किसी के लिए मुकर्रर करें, अगर कह दिया कि पेड़ नहीं काटना है, एनवायरनमेंट को आपको सेव करना है, आपको जो है सेव करना है एनवायरनमेंट को, बिल्कुल भी आपको पेड़ नहीं काटने हैं, आपको जो एनवायरनमेंट है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, गंदगी नहीं करनी है, पानी वेस्ट नहीं करना है। इस्लाम में क्या है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, गुनाह मिलता है। क्यों गुनाह मिलता है, क्यों गुनाह मिलता है? तो ये जो चीज़ है आज आप लोग देखते हैं कि सेव वाटर, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इस्लाम में पहले ही बता दी गई हैं कि वाटर को सेव करो, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, पानी बहाओगे तो गुनाह मिलेगा। क्यों गुनाह मिलेगा? क्योंकि उस पर जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होंगे, अगर हम पानी वेस्ट करेंगे सोसाइटी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आगे वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। तो क्या है, इस्लाम किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि आपको एनवायरनमेंट को सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि आपने सारी चीज़ें कर ली, अब उसका रीज़न क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी पानी का एग्जाम्पल लेके कि हमें क्या दिया इस्लाम में, ये चीज़ मेंशन है कि पानी मत बहाइए, ज़्यादा पानी वेस्ट मत करिए, ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट मत करिए। तो हम बोलेंगे क्यों नहीं करना है पानी वेस्ट, ठीक है। इस्लाम हमें कह रहा है पानी वेस्ट नहीं करना है, गुनाह मिलेगा, तो हमें गुनाह क्यों मिलेगा, तो उसका क्या रीज़न होना चाहिए। अगर बस सीधे सीधे लिख दिया बगैर रीज़न के कि आपको ये चीज़ करनी है, तो हम ये पूछेंगे ना कि हमें क्यों नहीं करना है, तो रीज़न क्या है अब इसका, कि हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा तो आगे वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। एक हम ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी क्या है, स्कैरसिटी है दुनिया में पानी की, बहुत लोगों को दुनिया में पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है क्या है, आपके पास एक वैलिड रीज़न है। अगर इस्लाम कह रहा है आपको पानी नहीं बहाना है, आपको गुनाह मिलेगा इस चीज़ का, तो आपको गुनाह क्यों मिलेगा, क्योंकि पानी आप वेस्ट करेंगे तो आगे वाली जनरेशन के लिए आपके पानी नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट आप ख़राब कर रहे हैं। उससे किसको नुकसान होगा, उससे आप ही को नुकसान होगा, ह्यूमन बीइंग को ही नुकसान होगा। आप यहाँ पानी वेस्ट कर रहे हैं, अफ्रीका में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्हें पानी मिल ही नहीं रहा है, तो आपकी वजह से एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को क्या हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। आप पूरे मज़े ले रहे हैं यहाँ पे, पर उन्हें क्या, उन्हें मिल तक नहीं रही वो चीज़ जिसे आप वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या एक रीज़न है, यहाँ पे इतना बड़ा रीज़न है, और वही दुनिया भी कह रही है। यहाँ पे मैंने एक वाटर के एग्जांपल से आपको बताया कि क्यों कोई चीज़ अगर हमने मुकर्रर करी है, कोई चीज़ इस्लाम में बताई गई है, तो उसका क्या रीज़न है, रीज़न भी एक मेंशन किया गया है, बहुत सारे रीज़न्स मेंशन किए गए हैं। अगर रीज़न नहीं होता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी ने गाली दी, उसका बदले में ऐसी सज़ा मुकर्रर कर दी गई कि उसका कत्ल कर दो, तो ये वैलिड है, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, जायज़ है ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो एक क्या, किसी भी अगर डिसीजन को लिया है तो उसका एक वैलिड रीज़न, उसका कोई भी अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसका रीज़न क्या है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अगर हम पानी बहा रहे हैं तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो मैंने आपको बताया। नेगेटिव इम्पैक्ट है आगे वाली जनरेशन छोड़ दीजिए, अभी वाली जो जनरेशन है, अफ्रीका की कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कितने सारे ट्राइब्स हैं जिन्हें मिल ही नहीं रहा है पानी, तो जनरेशन आगे वाली की बात ही छोड़ दीजिए, अभी वाली जो है आपकी वजह से, हमारी वजह से जो है नुकसान पहुंच रहा है एनवायरनमेंट को, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अगर हम वो चीज़ सही से यूज़ करें तो वही चीज़ उन्हें भी मिलेगी और आगे के लिए भी सेव होंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मेंशन की गई है, जो भी कुरान पढ़ा गया, हदीस पढ़ी गई, उसके बाद या इजमा हुआ, एक डिसीजन लिया गया, डिस्कशन की गई, अब उस डिसीजन को लेने के बाद उसके सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हैं, उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं सोसाइटी पे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो क्या क्या हैं, क्यों ये चीज़ अगर कोई चीज़ बताई गई है तो वो क्यों बताई गई। तो ये जो रीज़न है, ये जो एनालॉजिकल रीज़न है, इसे क्या माना गया है, इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है, फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स, जो कि सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत एफर्ट डाले हैं अपने, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में 100% आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, और आप लोगों को समझ आ भी जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ एक और बार वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं आता है तो एक और बार देखना, 1-2 बार वीडियो देखोगे रिपीट करके तो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा, और अभी के अभी साथ साथ में याद भी होती जाएंगी चीज़ें। मैंने इतनी बार रिपीट कर दी, एक एक चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, कितने लोगों को याद हो भी गई होंगी। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है सबसे, अब ख़त्म है स्लाइड, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा इतना बड़ा है,
ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ुक़हाए सबा। ग्रेजुएशन के लिए भी कह रही हूँ, लिख देना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इसके। और जो लोग मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें तो लिखना ही लिखना है। ये जब आपने पढ़ा होगा, अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ से ही हैं तो आपको ये बताया भी होगा सर ने, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये फ़ुक़हाए सबा किसे कहते हैं? जो 7 बहुत बड़े ज्यूरिस्ट गुज़रे हैं उन्हें कहा जाता है फ़ुक़हाए सबा। 7 जो हमारे फ़ुक़हा गुज़रे हैं, 7 जो ज्यूरिस्ट गुज़रे हैं, ये उनके नाम है फ़ुक़हाए सबा। कौन कौन है ये? सईद इब्न अल मुसय्यब, कासिम बिन मोहम्मद, सलीम बिन अब्दुल्ला, उर्वर बिन ज़ुबैर, अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सुलेमान बिन यूसैर, खारिजा बिन ज़ैद इब्न ताबित। तो यहाँ पे जो ये 7 के 7 नाम मेंशन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस्लामिक ज्यूरिस्ट हैं, 7 इस्लामिक ज्यूरिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा रहा है इस्लामिक फ़िक़्ह में, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो ये जो है ये नाम मेंशन कर देना, इसके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।